नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और कसम संविधान की में ये वक्त है चुनाव पर चर्चा का। 5 राज्यों के चुनाव पूरे 23 दिन चले और कल जाकर खत्म हुए। कल ही एग्जिट पोल भी आ गए। अब 3 दिसंबर की सुबह गिनती शुरू हो जाएगी और दोपहर तक यह साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल कितने फिट बैठे हैं। इस बुलेटिन में हमारी दिलचस्पी इस बात में है कि इस चुनाव में जात और धर्म का क्या हुआ। कांग्रेस ने पूरे चुनाव में जातीय जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाया था। राहुल गांधी जहां भी गए वहां वादा किया कि हम सत्ता में आए तो जातीय जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसे स्लोगन भी दोहराए गए। कांग्रेस ने यह बार बार कहा कि सरकार जातियों की गिनती रोककर नहीं बल्कि ओबीसी और एससी एसटी की तरक्की रोककर बैठी हुई है। पॉलिटिकल पंडितों ने यह अनुमान लगाया कि कांग्रेस का जातिगत कार्ड बीजेपी के हिंदुत्व को डेंट करेगा। बीजेपी को अपने ओबीसी वोट बचाने पड़ जाएंगे। लेकिन कच्ची गोटियां बीजेपी ने भी नहीं खेली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जाति कार्ड का जवाब गरीबों को सबसे बड़ी जाति बताकर दिया। उन्होंने यह याद दिलाया कि कौन से अलायंस के लोग हैं जो सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के बाकी स्टार कैंपेनर भी इस ट्रैक पर चले। एमपी, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान और तेलंगाना तक बीजेपी की हर सभा में राम मंदिर का जिक्र भी हुआ। मंच से यह याद दिलाया गया कि बीजेपी है, इसीलिए अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वरना कांग्रेस तो राम को काल्पनिक बताया करती थी। राजस्थान में कन्हैयालाल के मर्डर का जिक्र भी हुआ और कांग्रेस की तुष्टीकरण की बातें भी हर चुनावी रैली में बीजेपी की तरफ से की गई। अब बड़ा सवाल यह है कि जात वर्सेस धर्म की चुनावी लड़ाई में चला क्या है। एग्जिट पोल एमपी और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बता रहे हैं। इस हिसाब से देखें तो कांग्रेस का जातिगत कार्ड नहीं चला, लेकिन यही एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बता रहे हैं। तो क्या यहां पर धर्म का कार्ड नहीं चला? दोनों पर हम बात करेंगे और यह भी टटोलेंगे कि क्या 24 के फाइनल में भी जात वर्सेस धर्म ही होगा या फिर और कुछ होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। गठबंधन गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। देश के ओबीसी वर्ग को पता लगना चाहिए उनकी हिंदुस्तान में कितनी आबादी है। अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है वो एक ही है, वो जाति है गरीब। आप हो ओबीसी और देश के बाकी पिछड़े वो गरीब, दलित गरीब। भाजपा की सरकारें जो हैं अमीरों के लिए चलती हैं, इसमें गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है। भारत का अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं कर सकता। जाति जनगणना राहुल गांधी कर सकता है, कांग्रेस पार्टी कर सकती है। भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे ये लोग, तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। कन्हैयालाल तेली को दिन दहाड़े चाकू घोंटकर गला काट देते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। पहले उनका परिचय आपसे कराएं। सिद्धार्थ यादव इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सिद्धार्थ जी, स्वागत आपका। प्रदीप भाटी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत प्रदीप जी आपका। धीरेन्द्र कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के। धीरेन्द्र जी आपका भी बहुत स्वागत। और साधना भारती भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले सिद्धार्थ यादव आपकी तरफ आते हुए, बीजेपी के लिए जो विशेष रूप से मध्य प्रदेश का पोल दिखा रहा है, उतनी सीटों की कल्पना तो पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से बीच बीच में बात होती रही। शायद वो भी नहीं कर रहे थे कि ये कांटा 160 तक जा सकता है। वो भी कह रहे थे कि हम 150 के आसपास ले आएंगे, लेकिन कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो 160 भी आपको बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जहां जिस मंच पर बार बार राहुल गांधी जाकर ये कहते रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी कभी नहीं कर सकते, बीजेपी कभी नहीं कर सकती,
और जहां लगभग एक अनुमान है कि 50%, 52% ओबीसी जनसंख्या है, ये एक अनुमान लगाते हैं जो पॉलिटिकल पंडित हैं, वहां ऐसा क्या हुआ कि ये अनुमान अब एग्जिट पोल लगभग 130 से 150 के बीच में दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है समझने की कि कांग्रेस पार्टी जिस डमडमे को लेकर के चल रही है लोगों के बीच में, और राहुल गांधी जी ने जो नया नया पाठ सीखा, उनको किसी ने आकर के बता दिया कि इन चुनावों में और तो आपको 9 सालों में सरकार के खिलाफ कुछ मिला नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई कुशासन की ऐसी घटना नहीं, देश प्रगति की राह पर ही बढ़ता जा रहा है, तो एक ओबीसी नया शब्द सीख लो, इस ओबीसी का राग गाओ और शायद लोगों को आप भ्रमित कर लोगे और आपके साथ आ जाएंगे। पर ओबीसी की सिर्फ बात करना, ओबीसी के लिए सिर्फ कहना, ओबीसी के लिए करना कुछ मत। आप ओबीसी को टिकट मत देना, ओबीसी को चुनावों में मत उतारना, ओबीसी को मुख्यमंत्री मत बनाना, करना कुछ मत। बस कहना कि ओबीसी है और जो जातीय जनगणना आप ही की पार्टी ने करवाई थी, जिसका रिजल्ट आपने नहीं दिया, वो भी हम फिर से करवाएंगे। जो कर्नाटक में आपकी पार्टी ने कराई, आज तक जिसका रिजल्ट दबा के देते हैं, वो भी हम आगे करवाएंगे। अब लोगों को मूर्ख समझने वाली कांग्रेस पार्टी ये भूल गई कि आप लोगों को राक्षस कह तो सकते हो, पर लोग बड़े समझदार हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, जो मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां ओबीसी का एक इतना बड़ा वर्ग रहता है और जहां के 3 पिछले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी से रहे, शिवराज चौहान जी ओबीसी से हैं, उमा भारती जी ओबीसी वर्ग से थी, बाबूलाल गौड़ जी ओबीसी वर्ग से थे। ऐसी पार्टी जिसने उस प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसीओ को प्रतिनिधित्व दिया, एक ऐसी पार्टी जो देश भर में, जिसके सबसे ज्यादा इतिहास में आज तक अगर केंद्र सरकार के अंदर मंत्री ओबीसी वर्ग के रहे, और जो पार्टी ऐसा करके प्रतिनिधित्व दे करके, जिसका नेता कहता है सबका साथ सबका विकास, और वो गरीबों की बात करता है, 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का बात करता है, तो ये राहुल जी का जो कार्ड है तो फेल होना ही था, कोई दो राह नहीं। लेकिन अब राहुल जी को छत्तीसगढ़ में प्रेडिक्शन है कि वहां सरकार भूपेश बघेल बचा पा रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस से भी अच्छा कर रही है, बीजेपी को तो बहुत ही कम तेलंगाना में जो प्रेडिक्शन है एग्जिट पोल का। साधना जी, मैं आ रहा हूं, बस छोटे छोटे कुछ सवाल हैं सिद्धार्थ जी से इसके बाद। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कांग्रेस के फेवर में जा रही हैं, क्या इसको ये मानेंगे कि वहां पर जो धार्मिक मुद्दे उछाले योगी आदित्यनाथ जहां जहां सभा में जाते हैं, वो साथ साथ ये भी बता देते हैं कि बस और ट्रेन का इंतजाम भी हो रहा है, तो आप चले आइए, अयोध्या दर्शन भी साथ साथ करा देंगे। तो क्या वहां पे फिर आपका जो धर्म वाला कार्ड है वो फेल हो गया? इसको इस तरह से देखें। राममोहन जी, पिछले चुनावों में छत्तीसगढ़ में हम 15 सीटों पे थे। इस बार सभी एग्जिट पोल बता रहे हैं कि हम 40 से ऊपर हैं। हम बता रहे हैं, हमारा भी एक पार्टी एक बहुत कैडर बेस्ड पार्टी है, बड़ा संगठन है, हमारे पन्ना प्रमुख तक हमारे पास है, हमारे पास भी फीडबैक है, हम सरकार बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में। पर चलिए एग्जिट पोल की मान लेते हैं, 40 से ऊपर भी अगर हैं तो हमारी 3 गुना सीटें आ रही हैं पिछली बार से। हम क्या जो लीड कर रहे हैं और वो किसका नुकसान हो रहा है, वो तो कांग्रेस पार्टी को ही विश्लेषण करना चाहिए। तो क्या उन्होंने कहा था, यही बात तेलंगाना की, हम एक विधायक पर आए थे, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, हम 4 सांसद जीत करके आए। इस बार भी जो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का राइज दिखेगा, वो भी सभी पॉलिटिकल पंडितों को एक तरीके से शॉक करने वाला होगा। राममोहन जी, मुद्दा बस इतना है कि देश की जनता स्वीकार कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस राह पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को लेकर के जा रही है, अब उस राह से देश भटकना नहीं चाहता। ये वो राह है, साधना भारती जी की तरफ चलना चाहता हूं। साधना भारती जी, ये वो राह है जहां 100 यूनिकॉर्न्स है, ये विकास सिद्धार्थ यादव, और इसीलिए देश इस विकास की राह पर। सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं, आप संतुष्ट हैं? ये जो जातिगत जनगणना की बात है, ये कहना आसान लगता है, लेकिन कांग्रेस के इतिहास को देखा जाता है तो फिर लगता नहीं है कि जातिगत जनगणना या जातियां बताने के पक्ष में कांग्रेस कभी रही है। जी देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कह देती हूँ, मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी आदरणीय सिद्धार्थ भैया को, तो सिद्धार्थ भाई आप भी उम्मीद करती हूँ मुझे शांति से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये कि मैं क्योंकि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे तो यहाँ बैठी हुई हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूँ। उस नाते भी डंके की चोट पर बात कह रही हूँ कि बार बार ये भाजपा बार बार कहती है भैया कि हम जाति की बात नहीं करते, हम धर्म की बात नहीं करते, कांग्रेस को ओबीसी मिल गए और कुछ समझ नहीं आया। अरे क्या समझ नहीं आया? आपके विगत जो 9.5 साल बीते, मणिपुर के अंदर आपकी डबल इंजन की सरकार थी, बेटियों को नंगा घुमा दिया गया, प्रधानमंत्री जी तो आसमानी आनंद लेते रहे 8,000 करोड़ के विमान में बैठकर। क्या इसको आप सुशासन कहेंगे? भ्रष्टाचारियों को गले लगा लगाकर आपने अपनी सरकारों के साथ मिलाने का काम किया, जिनको आप 2 दिन पहले कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला। एक सेकंड, तो एक मिनट सुनिए। देखिए प्लीज साधना भारती जी, पॉलिटिकल तकरीरों के लिए बहुत से मंच आपके पास होंगे
और खूब करिएगा। ये पूरी जो चुनावी सभाएं गुजरी हैं उसमें आप लोगों ने जमकर यही बातें बोली, कुछ भी अलग नहीं बोला। पॉलिटिकल तकरीर नहीं कर रहे थे तो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं विश्लेषण के आधार पे कि आप जरा ये बताइए, क्या आप ये बताइए कि जातिगत कार्ड आपको लगता है कि फेल हुआ है? क्योंकि एक बड़े मुद्दे के तौर पे आप लोगों ने इसको लेके आए थे। ठीक है, मैं उसी पे बात जी, करती हूँ। ठीक है, मैं उसी पे आ जी, जाती हूँ। आप वो आध्यात्मिक प्रवचन दे रहे थे, मैं पॉलिटिकल तकरीर कर रही थी। ठीक है, साधना भारती जी, मैं सीधी बात कर रही हूँ। आध्यात्मिक बात तो आप भी करते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं करना चाहती, करबद्ध निवेदन मेरा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप मुद्दे पे आइए ना। करबद्ध निवेदन है, आपने उन्हें समय दिया, मुझे मैं आपको पूरा समय दूंगा, आप विषय पे उत्तर देते रहिए। मुझे भी पूरा समय आप टाइम नोट कर लीजिए, आप विषय पे बोलते रहिए, मैं 1 मिनट नहीं बोलूंगा। उत्तर में हाँ ना में उत्तर नहीं, मैं विषय पर ही बोल रही हूँ, मैं विषय पर ही बोल रही हूँ। ओबीसी विषय है और ओबीसी ही विषय रहेगा। अब कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2018 में राजनाथ सिंह जी ने, मोदी जी ने रैलियों में जा जाकर कहा था हम सत्ता में आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे। उसके बाद ये सत्ता में आए तो इन्होंने एफिडेविट देकर कह दिया कि भाई हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? पूर्ण बहुमत में आपकी सरकार थी, आप चाहते तो आप 49.5% का कैप भी हटा देते, लेकिन आप नहीं हटाना चाहते थे क्योंकि आप पिछड़ों को मात्र वोट का हथियार समझते हैं। आप वोट हथियाने के लिए, क्या मोदी जी का जन्मजात ओबीसी है क्या? मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी अगड़ी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल कराया। सीधा स्पष्ट था उसका कारण कि वो ओबीसी का वोट हथियाना चाहते थे। हमने 3 राज्यों में ओबीसी मुख्यमंत्री दिए हैं। आप क्यों आदरणीय उमा भारती जी का नाम लेते हैं भाई? आदरणीय उमा भारती जी को पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहने दिया क्या आपने? माननीय कल्याण सिंह जी को पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहने दिया क्या आपने? अरे आपने जो राम मंदिर ट्रस्ट बनाया उसमें भी ओबीसी की भूमिका बता दीजिए कहां पर है। तो आंदोलन कराएंगे ओबीसी से, एससी से, आदिवासियों से, और जब मलाई खाने का समय आएगा, पदों पर बिठाने का समय आएगा तो चयनित करके अल्पसंख्यक गौड़सेवादी अगड़ों को बिठाने का आप काम करते हैं। तो ये तो सामने स्पष्ट। और दूसरी बात, एग्जिट पोल की चलिए मान लीजिए, परिप्रेक्ष्य में बात हुई, जिस राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात हुई उमा भारती के बाद, उसमें बाबूलाल गौर बने। और ये सिद्धार्थ यादव ने कहा अभी कुछ देर पहले कि बाबूलाल गौर को बनाया उमा भारती के बाद, और गौर के बाद बने शिवराज सिंह चौहान। ये तीनों के तीनों ओबीसी हैं। ये ओबीसी के लॉजिक पे तो फिट नहीं बैठता है। बाकी आप किसी दूसरे लॉजिक पे लाइए, लेकिन उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान तीनों ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। आपके विरोध में कौन खड़े थे? दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, और अभी भी कमलनाथ या ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले चुनाव में थे, इस बार कमलनाथ ओपन थे। तो आपके पास क्या चीफ मिनिस्टर का फेस ओबीसी था? नाम याद नहीं आता आपको? एक मिनट रुक जाइए, एक स्टेट की बात हो रही है। अभी एक स्टेट में आपने उदाहरण दिया, मैं उस स्टेट पे बात कर रहा हूं। अभी दूसरे स्टेट पे आ जाएंगे साधना भारती। अभी एक स्टेट के आपने नाम लेकर उदाहरण दिया, मैं उस पे जा रहा हूं। लॉजिक पे रहिए ना, लॉजिक पे रहिए। फिर हम अशोक गहलोत, सचिन पायलट सब पे जाएंगे। उस स्टेट पे जवाब सिद्धार्थ यादव से लिया जाएगा। हम तो कह रहे हैं घबराइए मत, घबराइए मत, घबराइए मत। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जो जिस स्टेट की आपने उदाहरण दिए उसके उदाहरण क्या सटीक हैं आपके पास? ये बताइए। नहीं है किसी से, नहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ओबीसी की बात खुलकर क्यों नहीं बोलते? अपनी कांग्रेस की लीडरशिप से क्यों नहीं कहा कि मध्य प्रदेश में कोई ओबीसी चेहरा नहीं आपके पास? मध्य प्रदेश में कोई ओबीसी चेहरा नहीं है, क्यों नहीं मांगा? अरे कैसे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं आप? कैसे ओबीसी मोर्चा के नेता हैं? एक ओबीसी नेता नहीं मांगा मध्य प्रदेश में, एक ओबीसी नेता नहीं मांगा, एक ओबीसी नेता नहीं मांगा आपने। क्या बात करें? मैं आपको ओबीसी दिख नहीं रही? अरे तो आप मुख्यमंत्री फेस है मध्य प्रदेश में, आप आइए, स्वागत है आपका। अरे तो उमा जी को बनवाइए प्रधानमंत्री फेस। तो बताइए ना, आप बोलिए ना, मैं थोड़ी बनवाऊंगा। आप है ओबीसी मोर्चा की, आप है ओबीसी मोर्चा की चीफ, आप बनवाएंगे ना? के लिए तो आप बोल सकते हैं। तो मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछो तो दिक्कत हो जाती है। साधना भारती, ये मालूम है कि मध्य प्रदेश में कितने ओबीसी को टिकट मिले? कभी ओबीसी के, अरे बताइए ना, कितने ओबीसी को टिकट दिया मध्य प्रदेश में? मोहन जी, मैं जवाब दे दूं। कितने ओबीसी को टिकट दिया मध्य प्रदेश में? उत्तर तो दीजिए। मैं सिद्धार्थ के पास जा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। आरएसएस के प्रवक्ता मत बनो। अरे साधना भारती, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, प्रश्न का उत्तर होता है। ओबीसी के प्रवक्ता बनो, ओबीसी के भी तो कितने? अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्रवक्ता हैं? मध्य प्रदेश में 230 में से कितनी सीटों पर ओबीसी कैंडिडेट लड़ाए? ये भाषणबाजी बंद कीजिए, साधना भारती बताइए जरा, अधिकारों की लड़ाई है। हमने कहा विश्लेषण के शो में बैठी है, उत्तर दीजिए आप। मैं बता देती हूँ, बताइए 230 में से कितने टिकट दिए? सुनिए शांति से, आप लगातार बहस मत कीजिए, मैं आपसे बहस करने नहीं बैठी हूं। 230 में से कितने टिकट ओबीसी को दिए? सुनिए, नहीं तो आप हटा दीजिए। आपने बुलाया डिबेट में, मैं जबरदस्ती नहीं आई। 230 में से कितने टिकट ओबीसी को दिए? आप लगातार बोले जा रहे हैं। आप नहीं, आप, मैं बता रही हूँ कितने। अरे सवाल तो दिए। अगर टिकट, मैं कह रही हूँ अगर टिकट की बात है, अरे इसी की तो लड़ाई है भाई साहब।
हम कह रहे हैं हमें उतना आरक्षण दे दो जितनी संख्या है। आपको तो ये नहीं पता। अरे मैं तो पार्टी से पूछ रहा हूँ ना, पार्टी के जवाब दीजिए। 230 में से कितने टिकट मिले? हाँ, मैं आप ही से इसी का जवाब दे रही हूँ, इसी का जवाब दे रही हूँ। आपने कहा कि पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि 50% से ज्यादा ओबीसी है। ठीक है, ये पॉलिटिकल पंडितों का मानना नहीं है भाई साहब शर्मा जी, ये मानना 1931 की जो आखिरी जातिगत जनगणना हुई उसके आधार पर 52% माने जाते हैं। तो अब जातिगत जनगणना कराइए, नहीं तो 2011 में जो कांग्रेस ने कराई 52% टिकट मिले साधना भारती ना, तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। 52% टिकट मिले। 52 नहीं, जितनी संख्या उतने मिलने चाहिए। मैं तो कह रही हूँ जितनी संख्या उतने मिलने चाहिए। मैंने पूछा 230 में से कितने टिकट मिले? 52 ही दे दो। ये ओबीसी मोर्चा के चीफ को पता नहीं 230 में से कितने टिकट मिले। और पिछड़े ये ओबीसी मोर्चा के चीफ को पता नहीं 230 में से कितने टिकट मिले। बोलिए हाँ या ना। सहित सर्व समाज को अरे बता तो दीजिए 230 में से कितने टिकट मिले? मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही बताइए ना, कितने ओबीसी है? 52%। अरे 230 में से कितने टिकट मिले साधना भारती? बताइए ना, बताइए ना कितने टिकट मिले? पहले आप बताइए, आपने कितने कर्मचारी ओबीसी रखे? अरे साधना भारती जी, महासभा की मुख्य संयोजक साधना भारती जी, मैं खुद कर्मचारी हूँ। कर्मचारी रखे 52%। साधना भारती जी, मैं खुद कर्मचारी हूँ। मेरे नीचे कोई कर्मचारी काम नहीं करता। राममोहन जी, मैं उत्तर दे देता हूँ, इन्हें मालूम नहीं। राममोहन जी, मैं उत्तर दे देता हूँ। सॉरी साधना भारती, आप पढ़ के नहीं आए। जवाब भी मैंने 10 बार एक सवाल पूछा, 230 में से कितने ओबीसी को टिकट मिले? आप क्या ओबीसी की बात करेंगे? जवाब भी सुनिए, सिर्फ बोलते रहने से बात नहीं बनेगी। अब जवाब भी 230 में से आपको मालूम चलिए साधना जी, अब जवाब भी सुनिए। केवल भाषण, कोई फिगर नहीं, कोई डेटा नहीं, केवल भाषण, केवल भाषण, केवल तकरीरें। 230 में से 230 में से कितने टिकट मिले? कितने परसेंटेज टिकट दे दिया? कोई उत्तर नहीं है। सुनिए, अब जवाब कोई उत्तर ही नहीं है। जवाब दीजिए। नहीं चलेगा। मैंने आपको आधा घंटा दे दिया बहस के लिए। 230 में से कितने टिकट दे दिए ओबीसी को? मुझे जवाब तो दे दीजिए। जी, उमा भारती जी को प्रधानमंत्री बना सिद्धार्थ यादव जवाब दे रहे हैं। एक प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से बने मोदी जी, उनको तो आप गाली देने से थकते नहीं। उनकी तो पूरी जाति पर गाली दे रहे हैं। क्या ओबीसी को आप किस ओबीसी की हितैषी बना? ठीक है साधना भारती, आपका टाइम, ओबीसी आपने पर्याप्त टाइम ले लिया, आपने उत्तर दिया ही नहीं। पूरी जाति अभी गूगल कर लीजिए, मदद मिलेगी आपको। अरे सारे आजादी के बाद से जवाब दीजिए। भारती जी को रखा गया, क्या उमा भारती? अब साधना जी, जवाब भी सुनना पड़ेगा, सिर्फ बोलते रहने से बात नहीं बनेगी। उमा भारती जी को बना दीजिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं आप, और मोदी जी को बना दिया, उनको तो मौत का सौदागर बोलते हैं, नीच बोलते हैं, उनको तो जाति के लिए नीच, गाली, क्या क्या नहीं बोला, राक्षस बोला आपने। और अब आपको याद आ रही है कि उमा भारती जी को बना दीजिए। अरे मोदी जी को छोड़ दीजिए, ओबीसी वर्ग से ही है। अगर आप ओबीसी के हितैषी हैं तो। और आज एक मोदी के प्रति आपकी घृणा इतनी बढ़ गई कि आपने उनकी पूरी जाति को बता दिया। अरे घृणा छोड़ दीजिए। और कौन से एफिडेविट की बात कर रहे हैं आप? एफिडेविट की बात करनी है साधना जी, तो एफिडेविट वो भी याद करिएगा जो पी चिदम्बरम जी ने सदन में खड़े होकर के बोला था। सदन में खड़े होकर के क्या बोला था उन्होंने बोला था, इफ वी रिलीज द डेटा ऑफ दिस कास्ट सेंसस इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। क्यों बोला था ऐसा? जरा उनसे भी पूछिए जाकर, या पूछिए मध्य प्रदेश के नेताओं से। या एक काम करिए साधना जी, अरे बोलते मत रहिए, बात भी सुनिए। एक काम करिए, राजस्थान में जाइए, और मैं एक बात बोलता हूँ राममोहन जी, आप साधना जी राजस्थान में जाइए और अपने नेताओं से पूछिए कि आप दोनों को रोकना चाहता हूं साधना भारती, प्लीज थोड़ा। सिद्धार्थ यादव, आप भी थोड़ा सा, मैं वापस आऊंगा आप दोनों के पास वापस आऊंगा। थोड़ा डेटा, थोड़ा रिसर्च, थोड़ा सा समय अपनी बारी में मिले तो सही से जवाब दीजिएगा। प्रदीप भाटी को मैं इन कराना चाहता हूं चर्चा में। प्रदीप भाटी जी, क्या इसीलिए अखिलेश यादव खुले मंच से, चुनावी मंच से ये बार बार कह के गए कि जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, ये जातिगत जनगणना की बात करते हैं लेकिन कराते नहीं हैं। जातियों की बात करना और उनको अधिकार देना दोनों अलग अलग बातें हैं। धन्यवाद राम जी। देखिए, पिछड़ा वर्ग ने लगभग 70 साल की लड़ाई लड़ी है और अभी भी पूर्ण रूप से मंडल कमीशन की सिफारिशें भी लागू नहीं हुई हैं। हमने, चाहे वो जनसंघ के समय से लेके भारतीय जनता पार्टी के समय तक, आप देखेंगे सन 89 में कैसे भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, और उससे पहले जनसंघ का भी यही रुख रहा। उसके बाद आपने 2006 में कुछ सिफारिशें लागू हुई, 2011 में जैसे आगे बात बढ़ी, और 11 के बाद 14 और फिर 18 में फिर दोबारा कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और उसके बाद वो फ्लिप एंड फ्लॉप चलता रहा। उससे आप भली भांति वाकिफ़ हैं।
देखिए, सिर्फ राजनीतिक हिस्सेदारी की बात नहीं है राम जी। अगर राजनीतिक हिस्सेदारी है तो हम सिर्फ इलेक्शन की बात करेंगे, उससे अलग भी चीज़ है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी बात है। जिस तरह से सामाजिक न्याय की और में पिछड़ा वर्ग और दलित भाई बहन पीछे छूटते चले जा रहे हैं और पुरानी रूढ़ी और पारंपरिक जो जड़ें हैं वो और गहरी होती जा रही हैं। आप ये देखेंगे कि किस समय अभी भी आज भी इतनी सारी चीज़ें हैं जिन पे बहुत दलित भाइयों का अभी भी हक नहीं माना जाता है और वो सारी चीज़ें बहुत पुराने तरह से लगे। आज प्रदीप भाटी साहब, मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि सरकारी सिस्टम में कर्मचारी क्या होंगे, आरक्षण की सीमाएं क्या होंगी, ये वही तय करते हैं जो राजनीति के माध्यम से चुनकर आते हैं, जीत कर आते हैं, वही नियम कायदे बनाते हैं। और जब आपके पास ये अधिकार है कि आप अपनी लिस्ट में कितने लोगों को टिकट देंगे, कहां किस वर्ग को प्रतिनिधित्व देंगे, कहां पे कौन जिताऊ हो सकता है, तो फिर पहली सीढ़ी तो यही है कि ऐसे लोग विधानसभा में जाकर बैठे, लोकसभा में जाकर बैठे कि वो अपने हिसाब से नियम कायदे बना सकें। तो मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में यह सवाल पूछा कि अखिलेश यादव जो जातिगत जनगणना को लेकर कटाक्ष बीजेपी और कांग्रेस पर करते हैं, क्या वो वाजिब था? देखिए, अगर सामाजिक न्याय की बात करनी है तो अभी महिला आरक्षण पे बात हुई, उसमें क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण दे दिया पिछड़े वर्ग से आती हुई महिलाओं को। उसके साथ साथ अगर हम देखें अभी लेटरल एंट्रीज हो रही हैं जॉइंट सेक्रेटरी तक, लगभग आधा शतक के लगभग जॉइंट सेक्रेटरीज बनाए गए। उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने एक भी पिछड़े एक दलित को इस काबिल नहीं समझा कि उसे जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। तो ये मानसिकता आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की। और किस तरह से अभी रोहिणी कमीशन की एक रिपोर्ट आई, राम जी, एक रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि पिछले 5 साल में 1.3 लाख लोगों को रोजगार दिया गया पिछड़ों को, जहां पे 56 लाख रोजगार हर साल पिछड़ों को दिए जाने थे और 10 करोड़ टोटल में रोजगार अभी तक हो जाने चाहिए थे। उसमें से मात्र, इसका मतलब आपने 0.5% भी, मात्र आधा % आपने रोजगार दिए। तो आपकी अपने आप ये पोल खोलती है कि आप पिछड़ों को सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की तरह यूज करना चाहते हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरीज दे रहे हैं, संविदा पे नौकरी दे रहे हैं, लेकिन असलियत में उनके भले के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये तमका लगाना काफ़ी नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्ग से आते हैं या राष्ट्रपति जी किस वर्ग से आते हैं या पूर्व राष्ट्रपति किस वर्ग से आते हैं, उससे पूरे समाज का भला होने वाला नहीं है। इन सब चीज़ों को जैसे हम नौकरियां दे रहे हैं उस पर अगर हम ये लगाएं, ये कैप्शंस लगाएं कि हम इसको इस तरह से सभी लोगों को, पिछड़ों को पूरा 27% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। आप देखिए, हमने भी 10% जो रिजर्वेशन हमारे सामान्य वर्ग के आर्थिक कमज़ोर भाइयों के लिए जो आरक्षण हुआ, हमने उसे पुरजोर तरीके से, एक भी आंदोलन नहीं हुआ, एक भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी ने भी अपना योगदान दिया। मुझे ये उम्मीद है कि जो जाति जनगणना होगी, जो हक हमारे भाइयों को, अगर ये इतना बड़ा जमीन पे मुद्दा है कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सबको अपना पता चलना चाहिए, तो ये एग्जिट पोल क्या फिर उल्टा दिखा रहे हैं? ये लैंडस्लाइड एक तरह से विक्ट्री कांग्रेस की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि उनके सारे नेता मंच पर खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि नहीं, हम ये आएंगे तो कराएंगे, ओबीसी को हक दिलाएंगे, सभी जातियों को उनका हक दिलाएंगे। तो क्या ये एग्जिट पोल ठीक ढंग से चीजों को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं? सभी पैनलिस्टों को राम भाई और आपको भी नमस्कार। ये धीरेन जी से सवाल, प्रदीप जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। ये देखिए, सिर्फ नारों से लोग संतुष्ट नहीं होंगे। ये डायलॉग का टाइम नहीं है राम जी, ये डिलीवरी का टाइम है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप देख लीजिए कि इनके लिए उन्होंने नारे नहीं दिए। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने विश्वकर्मा योजना लागू की, उसमें बजाते 15,000 करोड़ रुपए डाले। और जो ऐसे छोटे छोटे समूह में जो है जातियां जो टेक्निकली सब कुछ जानती है, लोहार है, बढ़ी है, इस तरह सोनार है, इन लोगों को उद्यम करने के लिए एक फंड का एलोकेशन किया जो उद्यम करके आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है, अभी आपने दिखलाया है कि जातियां सबसे बड़ी है वो गरीब की जातियां हैं। आप गिनती के लिए जातियां बताते हैं, लेकिन आप देखें ना, जो भी ये छोटे छोटे छत्रप हैं, चाहे बिहार में हो, उत्तर प्रदेश के भी प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो ये लोग किसी जाति विशेष के नेता हो गए हैं। ये ओबीसी के नेता खुद को न बना पाए न उनके लिए काम किए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको सबसे बड़ा साबित किया उनके लिए काम करके। लोग आजकल नारों पे नहीं, काम पे जाना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
हर जगह आप देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है बिल्कुल परे जाकर के। ये लोग कह रहे हैं कि ओबीसी को सेक्रेटरी नहीं बनाया, ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं बनाया। प्रधानमंत्री जी से बड़ा नेता इस देश में ओबीसी का कौन है, आप ये बताइए। लेकिन वो कभी ये तो नहीं बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी जाति है तो नारी की जाति है, उसके लिए उन्होंने वीमेन रिजर्वेशन किया। वहां पे देखिए कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी योजना है, लाडली बहना योजना आई, तो काम करके दिखलाने से वोट मिलता है। अब वो दौर नहीं रहा कि आप नारे दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष के लोग सिर्फ नारे देके और मंडल 2 की वापसी चाह रहे थे। वी लॉन्च वो नहीं हो पा रहा है और ना होगा, क्योंकि लोग का स्तर आहिस्ते आहिस्ते काम के प्रति, अभी युवाओं की भी बात प्रधानमंत्री ने की, युवाओं को रोजगार चाहिए, सभी को नौकरी कोई नहीं दे सकता है, ये फैक्ट्स है, ये सबको पढ़ लिख के जान रहे हैं। तो इससे भी उनके रोजगार के लिए उन्होंने कोई बात नहीं करी, जहां जहां भी उनकी सरकारें रही, सिर्फ नारे देकर के ओबीसी ओबीसी। आप कभी ओबीसी का दिल नहीं जीत सकते हैं। बिहार में भी देख लीजिए नीतीश कुमार जी ने क्या किया, पहले तो वही किया कि उसमें। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, कई चीजें निकलकर सामने आई इस चर्चा में, लेकिन एक प्रश्न जो है वो ये है कि हर स्टेट के लिहाज से क्या चीजें बदल जाती हैं। जो चीजें आप मध्य प्रदेश के लिए नाम लेकर कह सकते हैं, क्या राजस्थान में वो स्थिति है? और क्या आपको लगता है कि फिर कन्हैया लाल का मसला ले आना, राम मंदिर का मसला ले आना चुनाव के बीच में, क्या आप इस तरह से बीजेपी इस चुनाव को लड़ रही थी कि अगर वो जात की बात करेंगे तो हम धर्म की करेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो अभी हमारी समाजवादी पार्टी के साथी भी बोल रहे थे, कांग्रेस की हमारी साथी ने भी बहुत कुछ बोला। समाजवादी पार्टी को तो महिला आरक्षण बिल पर तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। 7 आपके सांसदों को लोकसभा से निलंबित करना पड़ गया था जब आपने महिला आरक्षण बिल के ड्राफ्ट को फाड़ दिया था। आप उसको पारित नहीं होने देना चाहते थे, वो बात अलग है। पर मध्य प्रदेश में अखिलेश वखिलेश बोलने के बाद, चिरकुट बताने के बाद आपने कसम खा ली कि फिर भी हम ये सारी जो अपमान की घूंट है इसको पी जाएंगे, पर जो एक ओबीसी मुख्यमंत्री की सरकार जो चल रही है, हम लोग ओबीसी के हितैषी हैं, पर कुछ भी हो जाए हम कांग्रेस का साथ देंगे, इनकी सरकार को गिराने का काम करेंगे। फिर आप कहते हैं कि आप ओबीसी के हितैषी हैं। चलिए इस बात को छोड़ते मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। आपने पूछा कि राजस्थान के अंदर हमने धर्म की बात करी। हमने धर्म की बात नहीं करी, हमने राजस्थान के अंदर उनकी तुष्टीकरण की राजनीति की बात करी। हमने राजस्थान के अंदर अगर यह मुद्दा उठाया कि कैसे हो सकता है कि पीएफआई की रैली निकल सकती है पर रामनवमी पर रोक लग सकती है, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज राजस्थान की सरकार ने, वर्तमान कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया कि हम भी राजस्थान के अंदर माइनॉरिटीज को आरक्षण देंगे। कहां से निकाल के देंगे? आप ओबीसी का आरक्षण निकालकर माइनॉरिटीज को दे देंगे और आप सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी, तो ये कांग्रेस पार्टी की गलती है। इसलिए अपने आप को हितैषी बनाना, डायलॉग बाजी करना, सिर्फ नारे लगाना और कहना ओबीसी ओबीसी जिंदाबाद, पर अंदर मन में तुष्टीकरण, अंदर मन में एक संप्रदाय, अंदर मन में एक धर्म, उसी की बात करना ये गलत है। ये इतनी बड़ी विक्ट्री राजस्थान में बीजेपी के लिए भी नहीं दिखा रहे हैं कि हां लगे कि ये बहुत बड़े मुद्दे थे और आप लोगों ने एड्रेस किए, तो फिर आपको कुछ अप्रत्याशित परिणाम से मिल रहे हैं। केवल मैं एग्जिट पोल के आंकड़ों पे बात कर रहा हूं। राममोहन जी, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, और इसीलिए मैं हमारे कैडर के पन्ना प्रमुख का जो बेस है नीचे तक का, उसके फीडबैक से आपको बता रहा हूं 125 सीटों से ऊपर राजस्थान में हम लेकर के आएंगे, 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे। बिल्कुल कोई कंफर्टेबल, हमारे को कोई प्रकार की समस्या नहीं होने वाली। इसलिए राजस्थान की जनता ने एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया है, और उसका कारण है कि जिस प्रकार की लॉलेसनेस वहां रही, युवाओं के साथ जैसा छल कपट वहां पर हुआ, 70 लाख युवा बैठे थे जो 19 पेपर लीक हो गए। कितने युवाओं ने वहां पे सुसाइड कर लिया, उसका आंकड़ा जाकर के एक बार कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए। कितनी बेटियों के साथ 22% महिलाओं के प्रति अपराध एक राज्य में हो जाता है 5 साल के अंदर, और ये सोचते हैं कि जनता इनको वापस चुन के भेजेगी। बात करते हैं तो ये तो बिल्कुल अब इसी, जिसको एक नंबर को कि महिला अपराध में 1 नंबर है एनसीआरबी की डेटा में कि कांग्रेस की सरकार है, इनको हट जाना चाहिए। आप इस आधार पर तो वोट नहीं मांग सकते कि मध्य प्रदेश नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे है तो उनको सत्ता में बने रहना चाहिए। फिर तो आपको यह भी कहना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान भी जाएं कि 1 नंबर और 2 नंबर में ज्यादा अंतर नहीं होता, 28 राज्य हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि आप एक जगह वोट मांग लेते हैं बच्चियों के नाम पे, एक जगह बच्चियों के नाम पे बचा लेते हैं, मांग लेंगे इसी आधार पे पेपर लीक और बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल अंतर होता है राम मोहन जी, बिल्कुल अंतर होता है। 22% एक राज्य का होता है। नंबर 2 कहां पर है? इंदौर के सराफा बाजार में निकल करके 2:30 बजे भी कोई महिला बिल्कुल सेफ होकर के घूम सकती है। राजस्थान के अंदर महिला नहीं घूम सकती है। राजस्थान की महिला की पीड़ा है। मैं डेटा की बात कर नहीं तय कर पाएंगे। अगर वहां की महिला अगर वो अनसेफ फील कर रही है तो लोग उस पर वोट करेंगे। भारती जी प्लीज बोलिए। जी आदरणीय सिद्धार्थ जी, एक तो महिलाओं के अपराधों का तुलनात्मक विश्लेषण नहीं होना चाहिए, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी हो, वो गलत है ये बोलिए। ये मत बोलिए अंतर होता है, कोई अंतर नहीं है। किसी बेटी किसी महिला की अगर इज्जत आप ऊपर हाथ डाला जाता है तो गलत है। हाँ तो ठीक है, 22% भी गलत है। अब साधना जी 22% कम नहीं होता। नहीं मेरी बारी है, कृपा करके नहीं कृपा करके। अरे सिद्धार्थ भाई सुन लीजिए, आदरणीय सिद्धार्थ जी। दूसरी बात मैं कह रही हूँ, अभी 29 नवंबर की बात है आदरणीय सिद्धार्थ जी, मुझे लगता है संज्ञान लेना चाहिए। एक बेटी होने के नाते कह रही हूं मैं कि एक दिव्यांग लोधी बच्ची जो पिछड़े वर्ग की थी, दिव्यांग थी, 9 वर्ष की थी, उसका बलात्कार दमोह मध्य प्रदेश के अंदर होता है और उस दिव्यांग का बलात्कार उसी के स्कूल के एक चौकीदार ओम प्रकाश तिवारी ने किया। कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो मुझे लगता है इस तरह की घटनाएं अगर सामने आती है उन्हें उठाना चाहिए, उन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके फांसी के फंदे तक अपराधियों को पहुंचाना चाहिए। लड़की की जाति बताकर और अपराध करने वाले की जाति बताकर क्या करना चाह रही है साधना जी? आप सुनिए जी, आपको क्या लग रहा है देश नहीं समझ रहा? क्या लड़की बलात्कार जिसके साथ अपराध हुआ उसकी जाति का फर्क है और अपराध करने वाले की कोई जाति है? अरे इस जाति से कब बाहर निकलेंगे? हम कह रहे हैं गरीब की जाति। लगातार बीच में बोलना, या तो इन्हें चुप कराइए डिबेट की गरिमा बनाते हुए, नहीं तो मुझे कहिए मैं डिबेट क्यों कहती हूं। क्या नाटक लगा रखा है? गुस्सा मत होइए। सब्जी मंडी बना रहे हैं क्या आप डिबेट को? बीच में लगातार मैं बोल रही थी क्या डिबेट? अरे आपकी सच्चाई को अगर उजागर करूंगा तो गुस्सा मत होइए। दिखाइए बेटियों का, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाकर बहन गुस्सा नहीं होती, इतना गुस्सा नहीं होती। हाँ बिल्कुल सुनिए ना, अरे भाई सुन लो। आप इतना उत्तेजित होकर के ऐसी बात करेंगे तो अच्छा नहीं है। हाँ सुनिए, नहीं उत्तेजित होती हूँ तब गुस्सा आता है तब जब देश के प्रधानमंत्री जी एक महिला सांसद की तुलना सुपर्ण का ताड़का से करते हैं संसद में। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड महिला ब्याहता को बताते हैं कांग्रेस के आदरणीय राजीव गांधी जी के शहीद की पत्नी को एक क्या कहकर मातृशक्ति को ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही समय है और इस तरह से चुनावी मंचों की तकरीरों के मोड़ से शायद नेताओं को अब बाहर निकल जाना चाहिए, या फिर 2024 का रियाज कर रहे हैं तो थोड़ा सा और बेहतर है।